अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 17 का आगाज़ करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारे पास परमुटेशन है। परमुटेशन बेसिकली कि हमारे पास एक सेट होता है जो कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनकी मदद से एक हम सेट बनाते हैं। उस सेट में से अगर हम एक सबसेट बना रहे हैं, एक ऑर्डर्ड सबसेट बना रहे हैं, उसको हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार हमें यहाँ बता दिया गया है, NPR। और यहाँ पे n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, और r जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल ले रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे बता दिया गया, अगर हमारे पास 0 का फैक्टोरियल है तो हमारे पास आंसर में 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल है तो हमारे पास आंसर में 1 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 7 का भी फैक्टोरियल निकाल के दिखा दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको पेपर में कोई बड़ा सा फैक्टोरियल निकालने को कह दिया जाता है कि अगर आप 16 का फैक्टोरियल निकालें, तो ये याद रखने के आप फैक्ट का जो है ना एक्सेल में एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। 16 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो हमारे पास आंसर में ये आ सकता है। ठीक है, ये 16 का हमने फैक्टोरियल निकाला है। ठीक है, पेपर में किसी ना कभी कोई सवाल, किसी भी सिचुएशन में आपको फैक्टोरियल जल्दी में निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कह दिया गया कि हमारे पास एक 4 लोगों का जो है एक क्लब है, और उसमें से हम लोगों को 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अब आपने ये बताना है कि ये 3 लोगों को आप किस तरह से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 लोगों का ग्रुप है जो कि बेसिकली क्लब है, तो हम उस क्लब को अगर अज्यूम कर लें या अंडरस्टैंडिंग बना लें कि एक हमारे पास सेट है, उसमें से हम 3 लोगों को जो है 3 अफसर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें बताना है कि हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो 3 अफसर्स का जो एक ग्रुप बनेगा छोटा सा, उसको हम सब सेट कहेंगे। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर, ये एक जो ग्रुप बनेगा जो कि मेंबर्स का एक छोटा सा क्लब बनेगा 3 लोगों का, वो हम कहेंगे हमारे पास सब सेट है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन की डेफिनेशन को रहा है कि अगर हमारे पास एक सबसेट है जो कि बना है एक सेट से, जो कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से एक सेट बना था। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 मेंबर्स हैं जो कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास जो क्लब एक सेट है, उस जो क्लब है वो 4 एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बना है। अब उसमें से हम एक ऑर्डर सबसेट निकाल रहे हैं। हमें ऑर्डर सबसेट मिल रहा है जो कि 3 अफसर का है, तो वो अब परमुटेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब डेफिनेशन के मुताबिक एक फार्मूला भी दे दिया गया था, फॉर NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आप सिंपली n जो हमारे पास 4 है और r जो है हमारे पास 3 है, आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर 24 आ जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि देखिए ये हमारे पास 4 लोगों का मेंबर्स का जो है एक सेट था, ABCD के नाम से एक सेट था, क्लब था। उसमें से हम लोगों ने 3 लोगों का जो है एक मज़ीद हम लोगों ने सबसेट बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक क्लब बनाया। BCD बन सकता है, ACD बन सकता है, ABD बन सकता है, ABC बन सकता है। तो अगर आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आगे फर्दर जो आप ट्रेजरी निकाल रहे हैं CDBDBC, इनको कैलकुलेट करेंगे तो 24 ही आंसर आएगा। सही है, तो वो ये तरीक़ेकार बताया जा रहा है कि भाई हम इन 4 लोगों में से 3 लोगों को जो है इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद परमुटेशन हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ पर आ जाता है ये फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, ये आगे आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारी एग्जांपल दे दी गई है, कमेटी का एक नाम वर्ड दे दिया गया है, और उस कमेटी वर्ड से जो है हम लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। और जो आप वर्ड्स बनाएंगे हो सकता है कि उनके कुछ मीनिंग्स ना भी हों। तो अब आपने करना कैसे कि सबसे पहले आप कमेटी जो कि वर्ड लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन के ऊपर, उनको काउंट करेंगे कितने वर्ड्स हैं, उसके बाद कितने हरूफ के साथ जो है बना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास COMMITTE, तो हमारे पास जो है 9 वर्ड से जो 9 हरूफ से अल्फ़ाबेट से मिलकर एक वर्ड बना है कमेटी का। देखिए n इज इक्वल टू 9 लिख दिया है। अब हमने देखना है कि C कितनी दफ़ा अकर कर रहा है इस वर्ड के अंदर, तो हमारे पास वो है 1 दफ़ा। अगर हम देखें O तो वो भी 1 दफ़ा अकर कर रहा है, और जो हमारे पास डबल M है वो भी हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, और I 1 दफ़ा, T 2 दफ़ा, E जो है 2 दफ़ा। तो सिंपली आप फार्मूले को माइंड में रखते हुए यहाँ पे जो है फार्मूला भी लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू nk फैक्टोरियल, जो कि n1 आपके पास गिवन है, n2 गिवन है। अब यहाँ पर nk क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने आपके पास वर्ड्स हैं, आपके पास जो k है, अब k हमारे पास बेसिकली k कह लें या छोटा n कह लें। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज़ n में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ k लिख दिया है।
अगर यहाँ पे कोई और के होता, K1 K2 K3, तो हम यहाँ पे लाजमी पता n लिखते। अब यहाँ पर सिंपली आपको पता चल गया कि पास कितने वर्ड्स हैं, 9 वर्ड्स हैं, और आपको ये पता लग गया कि आपके पास C एक दफ़ा आ रहा है, और जो O है वो भी एक दफ़ा आ रहा है, M 2 दफ़ा आ रहा है, I एक दफ़ा, T 2 दफ़ा और E भी 2 दफ़ा। तो आपको पता चल गया कि मेरे पास जो है ना 6 तक मुझे जाना है। तो आप N1 N2 N3 N4 N5 N6 तक, ठीक है, ये n के जो एक फिनाइट नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल आएगा। कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमें यहाँ पे दे दिया गया है, ये NR, ये ब्रैकेट में NR लिखा हुआ है या इस तरह लिखा हुआ NCR लिखा हो तो आपको समझ आना चाहिए कि कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें क्या है कि ये भी एक सबसेट है, ठीक है, सिलेक्टेड विदाउट द रिगार्ड टू देयर ऑर्डर। उसमें क्या था कि जब हम कोई सबसेट बना रहे थे तो वो एक ऑर्डर सबसेट था, उसमें कोई तरीक़ेकार था, उसमें एक जो है ना एक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कह लें, या एक जो है मैनर था उसको लिखने का या उसको बनाने का। इसमें कोई फिक्स जो है ना, हमें ये नहीं है कि ये चीज़ का जो है एक तरीक़ेकार इस तरह से होना चाहिए, या असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या कोई उसका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। ये एग्जाम्पल की खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है नहीं इतना वो टाइम उस पर वेस्ट करवा रहा। और यहाँ पर जो है ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हाँ जी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फार्मूला ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल दे दी गया, 3% कमेटी इज़ टू बी फॉर्म आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 10%। 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से आप लोगों ने 3 लोगों की कमेटी बनानी है। अब आप ये बताएं कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल, n हमारे पास 10 है, r हमारे पास 3 है, ठीक है, r हमारे पास 3 है। अच्छा, सिंस द ऑर्डर इन विच द 3% ऑफ द कमेटी आर चूजन इज़ अनइम्पोर्टेंट, कि जिस तरीके से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है वो उसका जो ऑर्डर है वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का सवाल है, ना कि परमुटेशन का। जहाँ पर कह दिया जाएगा ना कि यार ये पैटर्न होना चाहिए, और या फिर जो है ना इसका ये सेट एक तरीक़ेकार था, या एक तरीके से हम लोगों ने उसको ग्रुप बनाया, तो वो हमारे पास परमुटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट की, n हमारे पास 10 था, r हमारे पास 3 थी, और हमने कॉम्बिनेशन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दी गई, इन हाउ मैनी वेज कैन वी ड्रॉ अ हैंड ऑफ 5 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑर्डिनरी 52 ऑर्डिनरी डेक। ये 52 डेक कार्ड्स हैं, ठीक है, बेसिकली उसको अच्छे से शफल किया है, ठीक है, और उसमें से वो कह रहा है कि 5 जो है ना कार्ड ऐसे निकालो जिसमें से जो है ना हैंड हो, ठीक है, पता नहीं क्या होता है, मुझे कार्ड आज तक मैंने नहीं खेले। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इज सो इज़ गिवन बाय। अब हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने 5 कार्ड जो है ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब जब हमने ड्रॉ करने तो उसने हमें ये नहीं कहा कि आपको लाजमी जो है ना तरीके असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, या फिर जो है ना कोई भी वे, एक फिक्स वे बता देगा कि भाई सवाल के अंदर कि आपने जो है ना ऑर्डर निकालना है। इसलिए कोई ऑर्डर के बारे में बताया नहीं गया, तो इसलिए ये हमारे कॉम्बिनेशन का पता चल गया कि कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। 52 कॉम्बिनेशन हमारे पास n की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, r की वैल्यू हमारे पास 5 है, वैल्यूज पुट करेंगे तो फैक्टोरियल निकल आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट हो सकता है प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली, और इसकी कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है कि मतलब इतनी दफ़ा ही जो है ना रिपीट होगा। ये किसी भी दफ़ा, मतलब इसकी एक लिमिट है ही नहीं, मतलब एक रिपीटली जो है ना एक चीज़ रिपीट आपकी रैंडमली आ सकती है, सही है। ये आपको प्रॉपर्टीज़ बस पता होनी चाहिए। सैम्पल स्पेस ये आपके सामने है, एग्जांपल में आपको मैं देख के समझा देता हूँ सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिजल्ट्स इन ईदर ऑफ 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब हम सिक्का उछालते हैं या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। वी अज्यूम दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कॉइन टू लैंड ऑन इट्स एज और टू रोल अवे। तो ये कहता है कि जब आप सिक्का उछालते हो ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सिक्का जो है रोल अवे हो जाए, मतलब घूमते हुए कहीं चला जाए, या सिक्का जो है ना सेंटर में खड़ा हो जाए, ना ही हेड आ रहा हो ना टेल आ रहा हो। ज़रूर लाजमी बात है कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही रही होगी, या तो हेड आएगी या टेल आएगी। तो एक सिक्के को छालने से हमारे पास जो है 2 पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है। एक सिक्के को या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं। तो हमारा सैम्पल स्पेस भी जो है 2 है,
सैंपल स्पेस हेड और टेल है, ठीक है। अगर आपके पास दो सिक्के हैं, जब आप दो सिक्के उछालोगे तो उसने सैंपल स्पेस निकाल के दिखा दी कि हेड 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 टेल, टेल हेड और टी टी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक तरीके कार है जो कि आसान है, 2 रेज़ टू पावर n ले लें आप फॉर्मूला, 2 रेज़ टू पावर n। अगर आपके पास सिक्का एक है तो 2 रेज़ टू पावर 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जब आपके पास सिक्के दो होंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 4, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास सैंपल स्पेस बनेंगे 4, ठीक है। आप सैंपल स्पेस बना लेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी गई कि आपके पास एक सेट है ए, उसमें आपके पास 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज दे दी गई हैं, और अब वो कह रहा है कि द सैंपल स्पेस एज फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग द 2 6-साइडेड डाइस कैन बी डिस्क्राइब बाय अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपके पास जो है ना डाइस है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने ना एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता है। अब चूँकि हमारे पास जो है डाइस, हमें दो हमारे पास डाइस हैं और दोनों डाइस की जो आउटकम्स होंगी वो यही होंगी 1 2 3 4 5 6। तो जो दोनों डाइसिस की आउटकम सेम है तो हम लोगों ने ए मल्टीप्लाई बाई ए किया है, तो एस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए निकला, तो हमारे पास 36 आंसर आ गया, ठीक है। और अब आप देखें हम लोगों के पास जो सैंपल स्पेस बन रहा है उसके अंदर भी हमारे पास जो इवेंट्स बन रहे हैं वो हमारे पास 36 हैं। ये जो आपके पास 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 ये जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई है ना ये इवेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोगों ने ए मल्टीप्लाई बाई ए किया है क्योंकि हमारे पास यहाँ के ऊपर 6 एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट्स थे, और दूसरे के जो डाइस है उसके भी 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। ये an event that contains exactly one sample point is defined as a simple point event, ठीक है। ऐसा इवेंट जो जिसमें आपके पास एक सैंपल पॉइंट होगा उसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे, और ऐसा कंपाउंड इवेंट कंटेन्स मोर देन वन सैंपल पॉइंट। ये याद रखने की बात है कि सिंपल इवेंट के अंदर एक सैंपल पॉइंट होगा, कंपाउंड इवेंट के अंदर जो है एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। द अक्ररेंस ऑफ अ 6 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज अ सिंपल इवेंट, ठीक है। जब हम एक गोटी या लूडो खेलते वक्त गोटी जो फेंकते हैं, छक्का फेंकते हैं, तो उस डाइस को फेंकते हैं, तो जो अक्ररेंस है 6 की वो एक सिंपल इवेंट है। वाइल द अक्ररेंस ऑफ सम ऑफ 10 विद अ पेयर ऑफ डाइस इज अ कंपाउंड इवेंट। कह रहे हैं कि जब हम दो डाइस डालते हैं एक लूडो के अंदर खेलते वक्त, तो हमारे पास जो सम निकलता है 10 का वो जो है कंपाउंड इवेंट होता है, ठीक है। ये तो बहुत सादा सी बात है। जब हमारे पास दो चीज़ें मिल के बन रही हैं तो हम कंपाउंड उसे कहते हैं, और जो एक सिंपल चीज़ है जो दो चीज़ों से मिल के नहीं बनती उसको सिंपल कहते हैं। तो 4 जमा 6 4 जमा 6 10 बनता है, 5 जमा 5 10 बनता है, 6 जमा 4 10 बनता है। तो आपके पास 3 जो है सिंपल इवेंट से जो है आप अगर आप इनको देखें, अब आपके पास जो है ना 3 सिंपल इवेंट्स बन रहे हैं, 4 6 5 5 और 6 4। जब आप इसको ऐड कर रहे हैं जो इनका सम बन रहा है 10 है, जो कि कंपाउंड इवेंट्स है, ठीक है। बेसिकली इन तीनों को जो है ना इसने यहाँ पे ये बताया कि जो हमारे पास जो सम ऑफ 10 बन रहा है जो कि हमारा कंपाउंड इवेंट है, जब हम दो छक्कों को फेंकते हैं तो हमारे पास 10 निकलता है, तो उसको उसने डिकम्पोज करके बताया है कि किस तरह से ये बनते हैं। 4 जमा 6 बनता है, 5 जमा 5 और 6 जमा 4, जो कि ये 3 सिंपल इवेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है द इवेंट नॉट ए इज जनरेटेड बाय ए, कम्प्लीमेंट और ए और कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, ठीक है। मतलब एक अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपका उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। अब इफ़ वी टॉस अ कॉइन वंस द कम्प्लीमेंट ऑफ हेड इज टेल, देखिए जब हम हेड का कम्प्लीमेंट लेंगे तो टेल निकलेगा, जब टेल का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास हेड निकल आएगा। यहाँ पर हमें एक जो है सैंपल दे दिया गया है और उसके अंदर 3 सैंपल पॉइंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो मैंने आपको आपके सबसेट कैसे बनते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। सैंपल स्पेस निकालने का भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप मुझे बताएं कि पॉसिबल सबसेट क्या बन सकते हैं। तो आप 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 8। 2 events A and B of a single experiment are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time।
कह रहे हैं कि दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, उस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट उस वक्त होंगे इफ़ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, अगर वो एक ही टाइम पे दोनों सेम अकर ना कर सकें, ठीक है। व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट ईदर अ हेड और अ टेल बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो या तो एक सिक्के पे हेड आता है या तो एक टेल आता है, ठीक है। ये मुश्किल है, ये नामुमकिन ही है तकरीबन कि दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आ जाए। तो हम ऐसे इवेंट को हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास एक सिक्का है और आप एक सिक्के के ऊपर जो है ना आप उछालते हो और उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये नहीं हो सकता कि एक सिक्के को उछालने के ऊपर जो है आपका हेड भी आ रहा है और टेल भी आ रहा है, तो वो तो नामुमकिन सी चीज़ है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या डिसजॉइंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव when the union of the mutually exclusive event is equals to the entire sample space। वो ये कहता है कि जब आप एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन लोगे और उस वो जो यूनियन लेने से एक सैम्पल स्पेस बनेगी वो इक्वल टू इंटायर सैम्पल स्पेस होगी, तो हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। इन द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट head and tail are collectively exhaustive events. In the die tossing experiment even number and odd number are collectively exhaustive numbers। कह रहा है कि events are said to be collectively exhaustive when the union, जब हम यूनियन लेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का तो तब हमारे पास जो है हम कहेंगे कि ये इंटायर सैम्पल स्पेस जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास ऊपर एक एग्जांपल थी, मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक सिक्का है और आप एक सिक्के को उछालते हो तो एक सिक्के से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही टाइम पे हेड भी आए टेल भी आए, तो वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब जब हम इनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जब हम यूनियन लेंगे, मतलब हेड और टेल को अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देना, मतलब उनका एक इंटायर सैम्पल स्पेस बन जाता है। यूनियन होता है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लिख देना, और इंटरसेक्शन होता है कि जो है डिफरेंट कॉमन चीज़ों को जो है लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हम यूनियन बनाएंगे तो हेड टेल होगा, जो हेड टेल एक सैम्पल स्पेस बनेगा वो आपका जो वो बनेगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। ये जो हमारे पास वेन डायग्राम दे दी गई है, यहाँ पे दिखा दिया गया कि अगर आप ए का जो है कम्प्लीमेंट लेंगे तो इस तरह से बनेगा। Two events A and B are said to be equally likely when one event is as likely to occur as the other. In other words, each event should occur in equal number in repeat trials। वो कह रहा है कि सिंपल सी बात है, आपके पास दो इवेंट है, ठीक है, और दो इवेंट्स हैं A एंड B, और दोनों इवेंट्स की जो है ना चांसेस हैं लाइकली अकर करने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे कि भाई ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। एक सिक्का उछालने से हमें ये पता है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो दोनों का जो अकर करने का जो है चांस है, दोनों का अकर करने की जो क्या कह सकते हैं गुंजाइश है वो बराबर है। मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है सिक्का उछालने से। अब ये तो नहीं ना कि मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड ही आएगा, टेल तो आएगा ही नहीं। तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं कहेंगे। जब एक इवेंट है, जब हम एक सिक्का है, जब उसको उछालेंगे तो आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे इवेंट्स को कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो ये होते हैं कि जब आपके पास एक सिक्का है, जब आप उसको उछालते हो तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि आपके सिक्का उछालने से हेड भी आ जाएगा टेल भी आ जाएगा, कभी भी मुमकिन नहीं है। एक टाइम पे एक ही चीज़ आएगी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाई जाएगी। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जब हम यूनियन लेंगे तब हम कहेंगे कि ये जो इवेंट बना है ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक सिक्का है और हमारे पास जो है हेड और टेल एक साथ आ रहा है, ठीक है। और इक्वली लाइकली इवेंट्स में दोनों की जो अक्रंस की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कह लें, वो बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी गई कि एक सिक्का आपने उछाला है, उसका हेड का भी चांस है अकर होने का, टेल का भी चांस है अकर होने का, तो 1/2। देखें हेड और टेल आपके पास जो है दो प्रोबेबिलिटी है, दो चांसेस हैं कि दो इवेंट्स अकर कर सकते हैं, और एक टाइम पे एक अकर करेगी तो आपने ऊपर 1 लिख दिया, 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 17 ख़त्म होता है।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर्स को जो है प्रॉपर देखें और उनको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और जो है जो भी आप लोगों को क्यूरीज़ हैं वो आप मुझसे पूछें ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।